स्वागत है आपका एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, करंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण इस आपके प्लेसेस के बारे में, महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में। एक वर्ष के दौरान पिछले 1 से 14 महीने 15 महीने का हम मान के चलते हैं कि करंट से क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है, संभावना होती है। उसी पूरे हमारे लगभग 14 से 15 महीने की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, महत्वपूर्ण जो इवेंट हुए हैं, महत्वपूर्ण जो स्थान चर्चा में रहे हैं, महत्वपूर्ण जो घटना समाचार चर्चा में रहे हैं, उन्हीं की आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने इस टॉपिक में। तो आज का हमारा जो वीडियो है महत्वपूर्ण हो जाता है उन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में और स्थानों के बारे में, क्योंकि ये घटनाएं बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको डिवाइड किया है। तो ये पहला पार्ट 1 है जिसमें हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जो इवेंट्स हुए हैं, मध्य प्रदेश में घटनाएं हुई हैं उनके बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण जो इवेंट हुआ है वो है हमारा राष्ट्रीय आयोग के बारे में, कि भाई योग आयोग की बात हो रही है कि योग आयोग है क्या। पहली बात तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, हमें याद रखिए कोई मेंस का आंसर नहीं है, कि हमें कोई लिखना नहीं है, रिटन पेपर नहीं है हमारा। हमारा पेपर क्या है, केवल एमसीक्यू बेस पेपर है। तो एमसीक्यू बेस पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये योग आयोग बनाया क्यों जा रहा है। योग आयोग इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि 21 जून को हम क्या मनाते हैं, हर वर्ष हर साल हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो योग दिवस के प्रति बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में, ठीक है, स्कूलों में, कॉलेजों में एक प्रकार से क्या जरूरी है, जागरूकता पैदा करना। योग अपने आप में क्या एक चिकित्सा पद्धति है, ये परंपरागत चिकित्सा पद्धति भी हमारी आयुष में शामिल करते हैं, जिसको हम लोग याद रखिए उसको भी आगे बढ़ाना है। आने वाली पीढ़ी भी योग के महत्व को समझे, दुनिया तो समझ ही रही है, साथ ही साथ हमारे आने वाली पीढ़ी भी योग के महत्व को समझे, योग का प्रचार प्रसार हो, योग से जुड़े गतिविधियों का प्रचार प्रसार हो। इसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या बनाया है, योग आयोग बनाया है, योग आयोग की स्थापना की है। अब जो योग आयोग है अपने आप में, याद रखिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि इसका मुख्यालय कहां पर होगा, ये आयोग कहां पर स्थापित होगा। ये आयोग बनेगा भोपाल में। कहां स्थापित होगा, भोपाल में। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया, भोपाल में होगा। तीसरा, स्कूली शिक्षा मंत्री जो होते हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री इस आयोग के पदेन अध्यक्ष होंगे। पदेन अध्यक्ष का मतलब जो भी व्यक्ति स्कूल आपके स्कूल शिक्षा मंत्री के पद पर होगा वो स्वतः ही क्या बन जाएगा, वो स्वतः ही योग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, योग आयोग का अध्यक्ष माना जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा जो महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान है, कहां पर है, भोपाल में। कहां पर है, भोपाल में। इस संस्थान के जो अध्यक्ष होंगे वो इस आयोग के वाइस चेयरमैन होंगे या डिप्टी चेयरमैन होंगे, उपाध्यक्ष कहलाएंगे। क्लियर है। तो अध्यक्ष कौन होगा ये मालूम पड़ गया, उपाध्यक्ष कौन होगा ये मालूम पड़ गया, आयोग कहां बनेगा, आयोग का मुख्यालय कहां पर होगा ये मालूम पड़ गया, और आयोग का उद्देश्य क्या होगा ये भी मालूम है आपको। इसके अलावा जो नेहरू युवा केंद्र हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना है, नेशनल कैडर कोर एनसीसी है, स्काउट्स एंड गाइड्स होते हैं, इनसे जुड़े जो संस्थाएं हैं, इनसे जुड़े जो लोग हैं, इन्हें भी एक आमंत्रित सदस्य के रूप में इनवाइट किया जाएगा ताकि इनके अनुभवों का भी लाभ लिया जा सके। क्लियर है। इसी उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है संस्थान। इसमें जो लोग बुलाए जाएंगे गैर सरकारी मेंबर होंगे, नॉन गवर्नमेंट मेंबर होंगे, गैर सरकारी सदस्य होंगे, उनका जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष का होगा, वो होगा 5 वर्ष का। तो यहां से देखिए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं कि योग आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का। योग आयोग का जो मुख्यालय होगा वो कहां पर है, भोपाल में है। योग आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, स्कूली शिक्षा मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष कौन होंगे, महर्षि जो संस्थान है, संस्कृत संस्थान, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल के जो डायरेक्टर हैं, वो अध्यक्ष हैं, वो इसी के उपाध्यक्ष कहलाएंगे। देखिए हमारे 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं योग आयोग से लेकर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। अब आता है वन विहार में बनाया गया रातापानी अभयारण्य का स्थापना दिवस। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा रातापानी। बाकी सारी जानकारी भूल जाइए, पहले जानकारी तो होनी चाहिए रातापानी अभयारण्य है कहां पर। तो रातापानी जो अभयारण्य है, ये अभयारण्य कहां पर है, ये अभयारण्य है रायसेन जिले में। कहां पर है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये पहला क्वेश्चन बन गया रातापानी के बारे में। स्थापना कब हुई, स्थापना हुई थी 1956 में, 1956 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया, स्थापना की गई। इसी स्थापना के चलते हम देख रहे हैं कि 47वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब 47वां स्थापना दिवस मनाया गया है तो उसका समारोह रातापानी में होना चाहिए, यही क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन नहीं। कहां पे हुआ है समारोह, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। और वन विहार क्या है, एक नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। कहां पर है ये है भोपाल में। कहां पर है, भोपाल में। याद रखिए, देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन गए कि बात केवल एक नहीं है, एक घटनाक्रम नहीं है, एक घटनाक्रम से कई सारे क्वेश्चन और भी सॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा रातापानी एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है हमारे मध्य प्रदेश में जो काय में शामिल है,
जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, काय में शामिल है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। याद रखिए मध्य प्रदेश में चलते हैं 7 प्रोजेक्ट टाइगर, इसमें से 6 चलते हैं राष्ट्रीय उद्यानों में और 7वां चलता है रातापानी में। क्लियर है यहाँ तक? याद रखिएगा। यहाँ से रातापानी का जो स्थापना दिवस है वो कहाँ मनाया गया? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया है, भोपाल में। कब बना था? 1956 में बना था रातापानी। कौन से जिले में आता है? रायसेन जिले में आता है। तो कुछ जानकारी इससे संबंधित होनी चाहिए। फिर आता है खजुराहो नृत्य समारोह। हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी था समारोह वाले टॉपिक में, कि इंडिया का सबसे बड़ा क्लासिकल डांसिंग जो फेस्टिवल होता है, क्लासिकल डांस फेस्टिवल, वो कहां पर है? वो होता है खजुराहो में। खजुराहो कहां पर है? छतरपुर में। तो याद रखिएगा 2023 में खजुराहो में, ठीक है, खजुराहो में। खजुराहो कहां पर आता है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। खजुराहो में नृत्य समारोह का आयोजन किया गया, हर साल होता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1975 से। ये फेस्टिवल कब से शुरू हुआ है? 1975 से शुरू हुआ था, हर साल होता है। ये भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा नृत्य समारोह है क्लासिकल डांस का, जिसमें कौन आते हैं? जिसमें भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, जितने भी भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांसर हैं, वो सभी इसमें अपनी प्रस्तुति देते हैं, सभी लोग इसमें भाग लेते हैं। याद रखिएगा 1975 में शुरू हुआ था, छतरपुर के खजुराहो में होता है हर साल। याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कौन कराता है? ये कराता है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी कराती है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी है कहां पर? ये एकेडमी आती है मेहर। और मेहर कहां पर आता है? सतना डिस्ट्रिक्ट में आता है, सतना जिले में आता है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सतना के मेहर में जो उस्ताद अलाउद्दीन खां एकेडमी है, हमने पढ़ा भी था उस्ताद अलाउद्दीन खां के बारे में। याद रखिएगा कौन है? इनको ने बनाया था मेहर बैंड। तो मेहर बैंड कहां पर है? मेहर सतना में आता है, हमने पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इसी एकेडमी के द्वारा ये समारोह आयोजित किया जाता है। 1975 से ये समारोह चल रहा है, हर साल आयोजित होता है। किसके लिए है? शास्त्रीय नृत्य समारोह है, भारत का सबसे बड़ा। यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए इसके अलावा देखें, अब आता है हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है G20। अब याद रखिए G20 के सारे बहुत चर्चा में चल रहा है, खूब G20 चल रहा है। जगह जगह मध्य प्रदेश में आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, ऐड देखते हैं, हर जगह G20 लिखा होता है। तो ये G20 क्यों लिखा हुआ है? कारण याद रखिएगा, अगस्त, ठीक है, अगस्त 2022 से लेकर, ठीक है, नवंबर 2023 तक, ठीक है, 2023 तक G20 जो संगठन है, याद रखिएगा ग्रुप 20, G20 जो विकासशील देशों का संगठन है, इस संगठन की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत कर रहा है। तो जितने भी सम्मेलन होंगे उस सम्मेलन में कौन जाके भाग लेगा? G20 के सम्मेलन में भाग लेता है भारत में। जो भी सम्मेलन होंगे उनकी अध्यक्षता भारत ही करेगा G20 के सम्मेलनों की। याद रखिएगा। तो अगस्त 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक 3 बैठकें हो रही हैं पूरे भारत में। G20 की बैठकें होंगी, भारत के अलग अलग शहरों में हो रही हैं। तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में चर्चा में क्यों रहा? मध्य प्रदेश में G20 की 3 बैठकें हो चुकी हैं अलग अलग विषयों पर। एक बैठक हुई थी थिंक 20, याद रखिए क्या कहलाता है? थिंक टैंक या थिंक 20 कहलाती है। यह बैठक हुई थी भोपाल में, जहां पे 300 से ज्यादा बुद्धिजीवियों ने इस मामले पर विचार विमर्श किया कि भारत की और G20 देशों की सामाजिक परिस्थितियां जैसी हैं, आर्थिक परिस्थितियां जैसी हैं, राजनीतिक परिस्थितियां जैसी हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जैसा है, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, कल्चरल एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, कैसे G20 आगे बढ़ सकता है, कैसे G20 अपने देशों को दुनिया का रिप्रेजेंट कर सकता है अपने आप को कल्चर के मामले में, ठीक है, डाइवर्सिटी के मामले में, एनवायरनमेंट के मामले में, इन सब बातों पर चर्चा हुई है। इसे कहते हैं थिंक 20। यह बैठक कहां पर हुई G20 की? यह हुई है आपके भोपाल में। यहीं पर ही क्या जारी किया गया? भोपाल मैनिफेस्टो यानी भोपाल घोषणा पत्र जारी किया गया। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी जो बैठक हुई है वो हुई थी इंदौर में, जो हुई है किसके लिए? एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, कि कृषि क्षेत्र में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं G20 के देश, ठीक है, भारत में कैसे कृषि गतिविधियों को आगे बढ़ा सकता है, कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन और पशुपालन जो है उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस बातों पर भी चर्चा हुई है इस बैठक में। तीसरी बैठक हुई थी कल्चरल मामले पर, संस्कृति के मामले पर G20 की, वो हुई है खजुराहो में। ये बैठक ज्यादा मायने रखती है। क्यों? इसमें G20 के जितने भी राष्ट्रपति है, जो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष कहलाते हैं, याद रखिएगा, राष्ट्र के जो प्रमुख हैं उन सब ने भाग लिया था। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया था। खजुराहो में ये हुआ था। G20 के सभी राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। तो G20 की 3 बैठक हुई है मध्य प्रदेश में इस साल। याद रखिएगा, हम करंट देख रहे हैं 22 से लेकर 23 तक। क्यों? क्योंकि अगस्त से लेकर नवंबर 2023 तक भारत ही G20 की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, सारे सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा। तो 3 बैठक मध्य प्रदेश में हुई है। कौन कौन सी? एक हुई है आपके थिंक टैंक की बैठक जो भोपाल में हुई थी, दूसरी एग्रीकल्चर इशू को लेकर हुई है, कृषि मुद्दों पर हुई है इंदौर में, और तीसरी हुई है कल्चरल एक्टिविटी को लेकर, संस्कृति को लेकर, वो हुई है खजुराहो में। इसलिए G20 से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला आता है रामायण संग्रह, श्री राम संग्रहालय।
अब श्री राम संग्रहालय की बात हो रही है कि भाई श्री राम संग्रहालय कहां पर स्थापित होगा, यही सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहां से पेपर कब निकलेगा, जब पूछा जाएगा रामायण संग्रहालय कहां पर है। अगर रामायण संग्रहालय से क्वेश्चन पूछा गया और आप श्री राम संग्रहालय का आंसर लगा के आ रहे हैं तो पेपर बिगड़ जाएगा। श्री राम संग्रहालय स्थापित किया जाएगा भोपाल में, ठीक है। और रामायण संग्रहालय कहां पर है, रामायण संग्रहालय है ओरछा में। ओरछा काय में आता है, ओरछा आता है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, काय में आता है, निवाड़ी जिले में आता है। क्लियर है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि श्री राम संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा, ये घोषणा की बना नहीं है, बनाया जाएगा। कहां पर बनेगा, भोपाल में बनेगा, जहां श्री राम के जीवन, उनके आदर्शों और उनके, ठीक है, जीवन के बारे में, प्रसंगों के बारे में झांकी प्रस्तुत की जाएगी, पूरा संग्रहालय बनाया जाएगा उनके जीवन से संबंधित। तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, श्री राम संग्रहालय कहाँ बनेगा, भोपाल में, और एक क्वेश्चन ये बन सकता है जो डाउट क्रिएट कर देगा, रामायण संग्रहालय कहाँ पर है, ओरछा में। चलिए अब देखें स्किल सेल एनीमिया और टीबी का प्रबंधन कार्यक्रम। अब स्किल सेल एनीमिया क्या होता है, स्किल सेल एनीमिया होती है एक ऐसी बीमारी जिसमें हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, रक्त बनना कम हो जाता है, आरबीसी की संख्या घटने लगती है। ज्यादातर हम देखते हैं महिलाओं में एनीमिया के लक्षण ज्यादा देखने को मिलते हैं, लड़कियों में ज्यादा देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा, बच्चों में ज्यादा देखने को मिलते हैं अगर पोषण स्तर अच्छा बेहतर ना हो। आयरन की कमी हो जाने पर भी एनीमिया होता है, हम जानते हैं। फिर फॉलिक एसिड कम हो जाने पर भी एनीमिया हो जाता है, और विटामिन B12 याद रखिए, साइनोकोबाल्मिन कम होने जाने पर भी हम कहते हैं एनीमिया हो गया। ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्किल सेल एनीमिया के लेकर भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम जो चल रहा है इसमें मध्य प्रदेश का जो प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन के आधार पर मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है, मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान दिया गया है। और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है टीबी प्रबंधन कार्यक्रम। टीबी प्रबंधन कार्यक्रम चल रहा है आयुष्मान भारत के अंतर्गत, जिसमें मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान दिया गया है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो स्किल सेल के मामले में दूसरा और टीबी प्रबंधन के मामले में पहला स्थान मिला है मध्य प्रदेश को। जब हम बात करते हैं स्किल सेल की बात करते हैं तो खरगोन जिले को पहला स्वर्ण पदक और उज्जैन जिले को कांस्य पदक मिला है इस कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन के आधार पर। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना भी हमारे ज्यादा होती है। चलिए अगला देखते हैं, नशा मुक्त भारत अभियान। और नशा मुक्त भारत हम पढ़ चुके हैं करंट में भी कि नशा को लेकर जो कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें मध्य प्रदेश का दतिया जिले का सबसे अच्छा प्रदर्शन माना गया था, याद रखिएगा। इस बार हम बात करें तो नशा मुक्त कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के 15 जिलों को शामिल किया गया है। और सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है, सबसे अच्छा प्रदर्शन है दतिया जिले का, जिसको पुरस्कृत किया जा चुका है, जिसको सम्मान मिल चुका है दतिया जिले को। दतिया जिले का प्रदर्शन सबसे अच्छा है और वर्तमान में 15 जिले मध्य प्रदेश के शामिल हैं इस नशा मुक्त भारत अभियान में। और यही हमारा क्वेश्चन बन जाता है। आपसे कोई लिखने वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला कि लिख के बताइए नशा मुक्त अभियान क्या है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भाई एमपी के कितने जिले शामिल नशा मुक्त अभियान में, 15 जिले शामिल हैं। तो हमारा एमसीक्यू क्या बन सकते हैं, ये क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। और दतिया जिला से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है। तो दो चीजें मालूम होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, बसावन मामा गाय अभ्यारण्य। अब बसावन मामा गाय अभ्यारण्य क्या है ये मालूम होना चाहिए। पहली बात तो ये गायों के अभ्यारण्य की बात हो रही है। तो गाय जो अभ्यारण्य है, याद रखिए, पूरे भारत का जो पहला अभ्यारण्य बना था वो था कामधेनु गो अभ्यारण्य। ठीक है, कामधेनु गो अभ्यारण्य। जो कामधेनु गो अभ्यारण्य है वो कहां बनाया गया, ये बनाया गया था मध्य प्रदेश के आगर मालवा में। ठीक है, कहां पर, आगर मालवा में। ठीक है, याद रखिएगा, आगर मालवा में है। तो गायों के लिए मध्य प्रदेश में भारत में पहला अभ्यारण्य तो मध्य प्रदेश में बना। गाय आपके कहां बना था, आगर मालवा में। अब बना है दूसरा अभ्यारण्य, कहां बन रहा है, उसका नाम है क्या, बसावन मामा अभ्यारण्य। ये बन रहा है रीवा जिले में। कहां बनेगा, रीवा जिले में। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन गया कि भाई बसावन मामा गाय अभ्यारण्य की स्थापना कहां पर की जाएगी, रीवा जिले में की जाएगी। क्योंकि यहाँ पे बड़ी मात्रा हम जानते हैं गायों की संख्या रीवा में बहुत ज्यादा है। तो गाय ज्यादा होंगी तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक खाद का उत्पादन भी हो जाएगा। यही कारण है कि जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए और मवेशियों को आश्रय प्रदान करने के लिए ये आपके अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है। कहां पर, रीवा में। तो आपसे केवल यही क्वेश्चन बन सकता है, बसावन मामा गाय अभ्यारण्य कहां पर स्थापित होने वाला है, रीवा में। आपको जैविक खेती और आश्रय से मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है। और पहला अगला क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य कौन सा था गायों के लिए, वो था कामधेनु गौ अभ्यारण्य आगर मालवा में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हर घर तिरंगा अभियान। तो याद रखिए 11 से लेकर 17 अगस्त, ठीक है, इस साल की बात नहीं हो रही है, पिछले साल की बात हो रही है 2022 की। तो 11 से लेकर 17 अगस्त 2022 तक याद रखिए मध्य सरकार ने, भारत सरकार ने एक अभियान प्रारंभ किया, हर घर तिरंगा। और इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, कब से कब तक चला, 11 से लेकर 17 अगस्त तक चला। तो पहला एमसीक्यू यहीं से बन गया हमारा।
दूसरा एमसीक्यू बन सकता है कि भाई जो कार्यक्रम चला है, ठीक है, अभियान चलाया गया था, इसका लक्ष्य कितना था? इसका लक्ष्य था 20 करोड़ घरों में 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराना। याद रखिए, भारत के 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? तीसरा क्वेश्चन बन सकता है हर घर तिरंगे को लेकर, 20 करोड़ परिवारों, 20 करोड़ घरों को लेकर। तो याद रखिए, क्वेश्चन पढ़ते समय देखिए कि हमारे किस काम का है। ये जानकारी सबको मालूम है, एक साल भर होने को हो गया, एक साल हो गया तो पुरानी होगी जानकारी तो, लेकिन हमसे हमारा एमसीक्यू क्या बन सकता है ये तो मालूम होना चाहिए कम से कम। तो पढ़ते समय पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, हर छोटी छोटी बातों को नहीं पढ़ना है। हमारा एमसीक्यू क्या सॉल्व हो सकता है? पहला, अभियान कब से कब तक चला, दूसरा लक्ष्य कितना रखा गया। बस हमारे दो क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिनपैथी नई योजना शुरू करी है एमपी गवर्नमेंट ने। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश को स्किल सेल एनीमिया में दूसरा स्थान मिला है, लेकिन इसको पहला स्थान तक पहुंचने की जरूरी है कि आपको नए कार्यक्रम शुरू करने पड़ेंगे। इसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या शुरू किया है? हीमोग्लोबिन पैथी मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया है, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन मिशन पैथी कार्यक्रम शुरू किया गया। पहला क्वेश्चन कब शुरू हुआ है? 2021 में शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। कितने जिलों को फोकस किया गया है? तो 89 आदि विकास खंड को फोकस किया गया है। आदिवासी जिलों में सबसे बड़ी समस्या है एनीमिया, कुपोषण, एनीमिया, ये सबसे बड़ी समस्या है। भरपेट भोजन मिलता नहीं है, आयरन की मात्रा कम होती है, याद रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में 89 आदिवासी जो विकास खंड है इन पर फोकस किया गया है। ये कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा? 22-23 से लेकर 23-24 तक चलेगा। ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? 23-24 तक, यानी मार्च 2024 तक कार्यक्रम चलेगा। अब याद रखिए, इसका उद्देश्य क्या है? स्किल सेल एनीमिया से जो बीमार हैं, ग्रसित हैं, उनको उन्मूलन करना और उनसे स्किल सेल एनीमिया से होने वाली मौतों की या मृत्यु दर को, डेथ रेट को कम करना, ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसके प्रसार को रोकना, हीमोग्लोबिन का, थैलेसीमिया का जो प्रसार हो रहा है तेजी से, इसको रोकना भी इस हीमोग्लोबिनपैथी मिशन का उद्देश्य है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला, कब शुरुआत हुई, कब तक चलेगी, कितने आदिवासी क्षेत्रों में है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिनपैथी मिशन योजना। अगला देखें, दस्तक अभियान। दस्तक अभियान क्या है? ऐसे बच्चे जो 5 वर्ष से कम आयु के हैं, तो 5 वर्ष से, ठीक है, कम आयु के बच्चे जो हैं, कम आयु के बच्चे, इन बच्चों में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पोषण स्तर की कमी, ठीक है, न्यूट्रिशन बहुत कम है। तो पोषण स्तर की कमी जो है, इससे कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, याद रखिए, कुपोषण से होने वाली बीमारियां होती हैं। तो पोषण स्तर कैसा है, इनका डेटा जरूरी है सरकार के लिए। तो पोषण के प्रति परिवारों को जागरूक करना होगा, पोषण के प्रति समाज को जागरूक करना होगा, पोषण के प्रति पंचायतों को जागरूक करना होगा। तो यही कार्यक्रम शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसे नाम है दस्तक अभियान। दस्तक अभियान शुरू हुआ है 18 जुलाई को। तो पहला क्वेश्चन बन गया, कब शुरू हुआ? 18 जुलाई को शुरू किया गया है, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य पोषण की स्थिति को बनाए रखने पर जोर दिया गया है, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य बना रहे, कोई वही आने वाली पीढ़ी है। ठीक, कब तक चलेगा? ये 31 अगस्त तक जारी रखने का बात की गई है। इसमें हर घर जाकर 5 वर्ष तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, जो एनजीओ हैं, इन सबको जोड़ा गया है कि 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को हर घर जाकर पता कीजिए कैसा स्तर है पोषण का और कैसे उसको आगे अच्छा स्तर बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? यही कहलाता है दस्तक अभियान। अब आता है, देखिए अगला है ए हेल्प। अब ये ए हेल्प क्या होता है, इसको समझिए। ए हेल्प कार्यक्रम जो है वो किसका भाग है? वो है पशु सखी का भाग है। किसका भाग है? पशु सखी। अब पशु सखी क्या होता है, पहले इसको समझिए, याद रखिएगा। ठीक है, हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है, इकोनॉमी का बेस है अपने आप में। 72% आबादी लगभग भारत में गांव में रहती है। लगभग 52% आबादी को लगभग रोजगार किससे मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है। लेकिन एग्रीकल्चर साल भर तो होती नहीं है, खेती की बुआई होती है, कटाई होती है, इस बीच दौरान क्या होता है, एक पैरेलल इकोनॉमी जरूरी है खड़ी करना ग्रामीण इलाकों में, वो होती है पशुपालन। ठीक है, याद रखिएगा। तो ग्रामीण इलाकों में क्या होता है, फसलें हमेशा क्या होती है, मानसून का जुआ होती हैं, कभी अच्छी होती कभी नहीं हो पाती हैं। यही कारण है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक सहारा की जरूरत होती है। ये सहारा किससे मिलता है? ये सहारा मिलता है आपके पशुपालन से। यही कारण है सरकार ने पशुपालन एक्टिविटीज को एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जोड़कर माना जाता है, याद रखिएगा। इसी कारण से सखी पशु नाम का कार्यक्रम शुरू किया गया, पशु सखी नाम से कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें क्या होता है, इसमें मध्य प्रदेश, भारत के सभी गाँव में चलता है कार्यक्रम, याद रखिए, ग्रामीण आजीविका मिशन। इसमें जुड़ी हुई है रजिस्टर्ड महिलाएं जुड़ी होती हैं, इससे कई सारे एनजीओ जुड़े होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़े होते हैं, स्व सहायता समूह जुड़े होते हैं। इन समूहों के माध्यम से, इन्हीं पंजीकृत महिलाओं के माध्यम से पशुपालन संबंधी जो गतिविधियां होती हैं, इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी, जो महिलाएं हैं जुड़ी हुई हैं पशुपालन एक्टिविटी से, वो भी इससे जुड़ के अपने उत्पादन को अच्छे से अच्छा बढ़ा सकें, पशुपालन गतिविधियों को प्रोत्साहन दे सकें। इसी के लिए शुरू किया गया था पशु सखी कार्यक्रम। इसी का भाग कहलाता है ए हेल्प।
ए हेल्प का मतलब ये है कि ग्रामीण इलाकों में पशुपालन गतिविधियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अब ये कार्यक्रम शुरू कहां से हुआ? पूरे इंडिया में शुरू हुआ है, भोपाल से, इसलिए हमारे लिए एमसीक्यू बन जाता है। तो पहला क्वेश्चन बनता है, याद रखिए कि ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत मत पे देखिए किस जिले से हुई है। पूरे इंडिया में सबसे पहले शुरुआत हुई है भोपाल जिले से, याद रखिएगा। यहां से हमारा एमसीक्यू सॉल्व हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अब आता है राज्य स्तरीय युवा महापंचायत। अब युवा महापंचायत शब्द जुड़ा है, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कहां पर हुई थी। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, कहां पर हुई है? भोपाल में हुई है। पहला क्वेश्चन बन गया, यही हमारा एमसीक्यू है। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय पंचायत का आयोजन कहां पर किया गया? भोपाल में किया गया। कब किया गया? 22 से 24, 23 से 24 जुलाई के बीच किया गया। 23 और 24 जुलाई 2 दिन किया गया है युवा पंचायत। नाम से स्पष्ट है, युवा महापंचायत है। पंचायत क्या होती है? राजनीतिक दल होता है, राजनीतिक क्षेत्र का गतिविधि होती है, राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र होता है, पॉलिटिकल एक्टिविटी का सेंटर होता है। तो आने वाले युवाओं में राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में उनको आकर्षण पैदा करने के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये यूथ महापंचायत शुरू की गई है। क्यों की गई? याद रखिए किसके उपलक्ष्य में की गई है? चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती के उपलक्ष्य में की गई है। चंद्रशेखर आजाद के लिए क्यों की गई है? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो है मध्य प्रदेश के निवासी हैं। याद रखिए मध्य प्रदेश के जो अलीराजपुर क्षेत्र है, अलीराजपुर जिला है, यहाँ के भावरा में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। क्लियर है? यही कारण है कि इनकी 116वीं जयंती के अवसर पर यह महापंचायत आयोजित की गई। कहां पर? भोपाल में। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो ये वो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है, जिसमें करंट से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण पार्ट है। ये पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 भी हम इसको देखेंगे और पार्ट 2 में और भी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं, उनको जानने का प्रयास करेंगे। आप जुड़ सकते हैं हमसे फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और ठीक है इंस्टाग्राम के माध्यम से भी। अपने प्रयास जारी रखिए, एग्जाम की डेट नजदीक आ चुकी है। ठीक है, कई बार वीडियो को देखिए, हो सके तो थोड़ी सी नोटिंग कर लीजिए, क्योंकि करंट का टॉपिक है, अपने आप में याद रखना आसान हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, अगले नए वीडियो के साथ, नए प्रारूप के साथ। याद रखिए, मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।